हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। आजकल हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन पॉलिटी को लेके रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आश्चर्य जाहिर किया कि केसेस आर स्टिल बीइंग रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 66A of IT Act even though this section has been held to be unconstitutional by Supreme Court in 2015। अब ये सेक्शन 66A IT Act 2000 का क्या है और ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड हुआ और क्या इसका संबंध है श्रेया सिंघल केस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी दिस पर्टिकुलर इशू, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिस्प्लेजर जाहिर किया है कि ये इट इज हाईली अमेजिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को असंवैधानिक कह दिया, उसके बावजूद भी एग्जीक्यूटिव इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो लेट अस सी ये इशू क्या है, सेक्शन 66A क्या है, और श्रेया सिंघल बड़ा फेमस केस है जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को रीस्टेब्लिश कर दिया था रादर। लेट अस सी। The Supreme Court on Monday found it distressing, shocking and terrible that people are still being booked under this section 66A of IT Act 2000 even 6 years after the Supreme Court struck down the provision as unconstitutional and violation of free speech। एक IT Act पास हुआ था सन 2000 में, जिसमें जो IT से संबंधित क्राइम होते हैं या जो मीडिया को लेके जो क्राइम होते हैं उनसे उसको पिनलाइज किया जा सके, इस तरीके से एक IT एक्ट पास हुआ था। उसमें 2009 में एक सेक्शन जोड़ा गया था, सेक्शन 66 कैपिटल A। सेक्शन 66 पहले भी हुआ करता था, लेकिन एक नया क्लॉज जोड़ा गया था 2009 में। इस लॉ में अमेंडमेंट करके, मतलब पार्लियामेंट लॉ में अमेंड करके उसमें नए नए सेक्शन जोड़ सकता है, तो एक सेक्शन 66A जोड़ दिया था। इस सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया था, अभी देखते हैं क्या इशू है ये। इस पे फिर भी केसेस होते चले गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी सरकारों को याद दिलाया था कि सरकारें पूरी कोशिश करें कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो केसेस को लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि 2015 का जो श्रेया सिंघल का जजमेंट है उसके बारे में उनको समझाया जाए, सिखाया जाए कि उसे वो अप्लाई ना करें। इसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है कि 2019 में आपको बताते हुए कि पुलिस वालों को बताएं कि इसका इस्तेमाल वो ना करें, फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आप रजिस्टर करते जा रहे हैं। अब सेक्शन 66 कैपिटल A ऑफ IT एक्ट कहता है कि एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्स और ए कम्युनिकेशन डिवाइस एनी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई ऐसी सूचना भेजता है जो बहुत ग्रॉसली ऑफेंसिव है और मिनस क्रिएट करने वाली है, ये जानते हुए कि वो गलत है, जो अनॉयंस क्रिएट कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, डेंजर क्रिएट कर सकती है, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमी हेट्रेड, जो जनता में बहुत बड़ा उपद्रव फैला सकती है, ऐसा किया जाए, या फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग अनॉयंस और इनकन्वीनियंस और टू डिसीव, टू मिसलीड द एड्रेसी और रेसिपिएंट, या किसी को गलत सूचना दी जाए ताकि दंगा फसाद हो जाए। अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट इस सेक्शन के तहत दिया जा सकता है। सिंस इंडिया फॉलोज रूल ऑफ लॉ and nobody can be punished unless one has done something wrong under the law। बिना कानून हुए किसी को सजा नहीं दे सकते। कानून वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया था, इस कानून में डिफाइन कर दिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस तरीके का काम करता है तो उसको हम 3 साल तक की सजा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये इस एक्ट के जरिए ऐसा हो सकता है। अब हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ, बैकग्राउंड ये है कि 2 लड़कियों ने, गर्ल्स ने फेसबुक पर ये 2012 में उनको कमेंट डाल दिया। एक सीनियर इंपॉर्टेंट लीडर की डेथ हो गई थी। उस लीडर की डेथ की वजह से बहुत लंबे ये कहते जुलूस निकाले जा रहे थे, उनकी जो उनकी अर्थी निकाली जा रही थी, उसमें बहुत सड़कें वगैरह जाम हो गई थी। तो उस पर 2 लड़कियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये लिख दिया था कि ये बहुत डिस्प्लेजर है और जो बंद किया जा रहा है, सड़कों को घेर लिया गया है, बंद जो बोला गया है कि लीडर की डेथ हुई है तो पूरे बॉम्बे में बंद लगा दो, इस पे उन्होंने डिस्प्लेजर जाहिर किया था। इस वजह से ये कहते हुए कि सेक्शन 66A में
इन दोनों महिलाओं ने, लड़कियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ऑफेंसिव किया है और दंगा फसाद फैलाने की कोशिश की, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जल्दी ही उनको छोड़ दिया गया, क्रिमिनल केसेस क्लोज कर दिए गए, उनको अरेस्ट तो किया गया था बट छोड़ दिया गया। लेकिन सेक्शन 66A के मिसयूज का मामला सामने आ गया। ऐसा और भी जगह हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, कई जगह हुआ, जहां अगर कार्टून बना दिया तो कुछ उसके खिलाफ एक्शन हो गया, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से बहुत सारे केसेस पाइल अप होते जा रहे थे, जहां ये देखा गया कि बहुत अनइंटेंडेड भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा है उसको भी सेक्शन 66A लगाकर बंद कर दो, जिससे ये लगा कि ये तो फ्री स्पीच के अगेंस्ट हो गया, कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकता है, और अगर पब्लिकली कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की परमिशन तो भारतीय संविधान देता ही है। इन सारी इश्यूज को देखते हुए श्रेया सिंघल ने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया। आप जानते हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन होता है, मतलब अगर किसी को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो अपने लिए या अपने बिहाफ पे पूरी सोसाइटी के लिए रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कर सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कानून है तो कानून के खिलाफ कर सकता है कि कानून गलत है। इस तरीके से श्रेया सिंघल ने आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया कि सेक्शन 66A इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ये चैलेंज हो गया और इसका वर्डिक्ट मार्च 2015 में आ गया कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ भी बोल दिया, किसी के खिलाफ भी बोल दिया, सरकार के खिलाफ भी बोल दिया, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये गलत है। इसलिए सेक्शन 66A शुड बी हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलील सुनी और सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हुआ कि यस, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस कानून को, इस सेक्शन को देख के लगता है कि ये लोगों को फ्री स्पीच की आज़ादी नहीं देता है, जबकि फ्री स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। आपको पता है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 6 बेसिक फ्रीडम्स दे रखे हैं। जो भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में होते हैं उन्हें 6 बेसिक फ्रीडम्स कहते हैं। उनमें पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन हैज ए फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीनिंग देयर बाई वो चाहे तो अपने को व्यक्त कर सकता है किसी भी फॉर्म में, कार्टून बना के व्यक्त कर सकता है, किताब लिख के व्यक्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लिख के व्यक्त कर सकता है, अखबार में लिख के व्यक्त कर सकता है, किताब लिख के कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। दूसरा आर्टिकल 21 जिसे राइट टू लाइफ कहते हैं, ये भी हर व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट देता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स के अगेंस्ट सेक्शन 66 से है, क्योंकि किसी को भी आप इस छोटे से आधार पे अरेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म कर दी गई। और 66A के तहत लगता है कि व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हेंस अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, हेंस हैज बीन हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि जिस दलील को मुंबई पुलिस दे रही है कि इससे दंगा फसाद हो सकता है, हमको नहीं लगता कि फेसबुक पे अगर कोई किसी ने पोस्ट डाला है उससे ये तो हो सकता है किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को उसकी कुछ सेंटीमेंट्स को आहत हो, लेकिन इससे कहीं ये नहीं लगता है कि उद्देश्य पूरा दंगा फसाद उपद्रव फैलाने का था या पब्लिक डिसऑर्डर होने का अंदेशा इसमें हो सकता है। इसलिए आपका एक्शन हाईली रॉन्ग है। दूसरी बात, सेक्शन 66A इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हेंस हेल्ड एज नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो 39th अमेंडमेंट एक्ट, इमरजेंसी के बारे में जो मैंने वीडियो डाला है, जुडिशियल रिव्यू पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण केस 1975 में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है। इसलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया और पार्लियामेंट द्वारा जो ये कानून बनाए गए थे इसमें कुछ हिस्से को कह दिया कि ये गलत है, इसको रिविजिट कीजिए, इसे दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए, ये अब अप्लाई नहीं हो सकता। मोरओवर, मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में तो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक वो कंडीशन दे रखी हैं जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑब्सोल्यूट नहीं होते। आर्टिकल 19(1) में तो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, लेकिन क्लॉज 19(2) से लेकर 1906 तक वो रिस्ट्रिक्शन दे रखी है जिनके बेस पे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। तो सरकार ने दावा किया कि
हमारा सेक्शन 66A बिल्कुल सही है इसलिए बिकॉज इट इज बैक्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कहता है कि whatever fundamental rights are given in 1911 can be restricted in the interest of sovereignty integrity of India, security of state, मतलब भारत की संप्रभुता खतरे में है, सुरक्षा खतरे में है, अखंडता खतरे में है, या देश की सिक्योरिटी खतरे में है, या और देशों से संबंध खराब हो जाने का खतरा है, या दंगा फसाद होने का खतरा है, या किसी का मानहानि है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको कहीं भी नहीं लगता कि आपका सेक्शन 66A इनमें से किसी रिस्ट्रिक्शन के टेस्ट को पास करता है। सेक्शन 66A का जो रिस्ट्रिक्शन आपने बनाई है वो 19(2) के किसी भी दिए हुए जो कंडीशन है इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। सिंस इट इज नॉट बैक्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हेंस इट इज अगेंस्ट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वैसे कानून बना सकते हैं तो अगर सरकार चाहे दलील दे सकती है कि हमारा जो कानून है वो संविधान के इस आर्टिकल से द्वारा बैक किया जाता है, ये उसकी बैकिंग में है, लॉजिक है। तो कोर्ट ने कहा अगर आप लॉजिक भी दे रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से ये वैलिडेट हो रहा है, इसलिए 19(2) में जितने हमें ये एरियाज दिए गए हैं इससे भी कहीं सेक्शन 66 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए आपका कानून नल एंड वॉइड किया जाता है। इसको रिविजिट कीजिए और दुरुस्त कीजिए, ठीक बनाइए। इस तरीके से मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था। दिस वॉज डन इन श्रेया सिंघल केस, इसलिए बड़ा फेमस केस हो गया था। इसे कहते हैं श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस इज फेमस फॉर रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन by filing a writ in the Supreme Court in which Supreme Court applied the doctrine of judicial review and held that freedom of speech and expression is very very important। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत ठोस आधार चाहिए, छोटे छोटे बहुत फ्रिजाइल ग्राउंड पर इस फ्रीडम को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो हेंस इट वॉज श्रेया सिंघल केस। तो अब आज पता लगा सुप्रीम कोर्ट को कि इसके बावजूद भी 6 साल होने के बावजूद भी पुलिस वालों को नहीं पता है कि ये कानून खत्म हो चुका है और फिर भी इसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुकदमे भी चल रहे हैं। इस पे बड़ा आश्चर्यजनक सुप्रीम कोर्ट ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया है और बोला है 2 हफ्ते के अंदर आप दाखिल कीजिए जवाब कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अब देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है कि सरकार क्या जवाब देती है और जो केसेस 2015 के बाद जो केसेस दाखिल हुए हैं उनका क्या अंजाम होता है, क्या उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या होगा, लेट अस सी। वैसे तो जब कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में वो केस रजिस्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को भी सजा उस कानून के तहत दी जा सकती है जो एग्जिस्ट करता हो उस दिन जिस दिन क्राइम हुआ था। अब 2015 के बाद अगर 2016 में कोई रजिस्टर हुआ है 66A में, लेकिन 66 उस समय तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब 2015 के बाद जितने केसेस इस सेक्शन में आएंगे वो उन सबको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 20 के तहत खारिज करवा सकता है। लेट अस सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट इशू है जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इससे फिर हमको पता लगा श्रेया सिंघल केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट की दलील क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और जितनी भी कनेक्टेड बातें इससे हमको पता लगी। तो ये मेरा प्रयास है कि आपको पॉलिटी में इतना होशियार और दुरुस्त बना दूं कि आपका कोई क्वेश्चन, ये मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, वो बचेगा नहीं। और मैंने आपको बताया, फिर रिपीट करता हूँ, सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं, भले ही वो सब्जेक्ट से आए। तो और श्रेया सिंघल केस में तो मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है 150 वर्ड का, 200 वर्ड का, कि श्रेया सिंघल केस का इम्पोर्ट क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आप लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वी विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर सच टॉपिक्स एंड वीडियोस now onwards. Thanks a lot for watching this video. Thank you.